किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं जनकलाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज का जो चर्चा होने वाला है वह लहसुन की खेती के ऊपर होने वाला है और यह एक महत्वपूर्ण चर्चा होने वाला है, क्योंकि लहसुन की खेती में बुआई से कटाई तक जो भी चरण आती हैं, जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। और हो सके तो आप इन बातों को नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम यह चर्चा शुरू करेंगे, जैसे जलवायु, मिट्टी, खेत की तैयारी, बेड का प्रिपरेशन, खाद की मात्रा, बीज की किस्म, बीज की मात्रा, बीज का उपचार, बुआई की विधि, बुआई का समय, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं रोग नियंत्रण, खाद का स्प्रे कौन सा करें या कीटनाशक का स्प्रे कौन सा करें। इन बिंदुओं के आधार पर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है और एक समग्र विश्लेषण का चर्चा हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले किसान भाइयों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बगल से जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से पहुंचे। सबसे पहले अगर बात करें जलवायु की, तो लहसुन की खेती के लिए ठंडी जलवायु होना बहुत ही आवश्यक है। ठंडी जलवायु के साथ ही लहसुन को अगर अधिक तापमान मिलेगा तो जो पौधों में या फिर कंद में सड़न की समस्या आने लग जाती है। तो किसान भाइयों, अब बात करें अगर मिट्टी की, तो मिट्टी इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वैसे यह काली मिट्टी, हल्की काली मिट्टी, चिकनी बलुई दोमट मिट्टी में भी यह उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर विशेष ध्यान रखें कि यह भारी मिट्टी में उत्पादन देने योग्य नहीं होता है लहसुन, इसलिए भारी मिट्टी में इसका खेती करने से बचें, ये इसमें आपको घाटे का सौदा हो सकता है। किसान भाइयों, अब बात करें अगर खेत की तैयारी की, तो खेत की तैयारी की अगर बात करें तो खेत की तैयारी सभी में नॉर्मल होती है, लगभग हर एक फसलों में। लेकिन लहसुन के लिए एक विशेष तैयारी लगता है, क्योंकि यह कंद वाली फसल है और जो कंद है वो मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तभी कंद अच्छे साइज में आएगा और कंद बढ़ेगा। इसलिए मिट्टी को भुरभुरी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कम से कम एक गहरी जुताई ज़रूर करें, उसके बाद 2-3 कल्टीवेटर लगाएं। और जो खाद है, इसी समय आपको खाद भी डालना रहता है। तो खाद के लिए कौन कौन सी खाद डालें, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद डालना है, क्योंकि हमने डीपी, यूरिया जो भी रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो ये क्या होती हैं, गर्म होती हैं, जो मिट्टियों को टाइट बनाती हैं। इससे लिए हम गोबर की खाद कंपलसरी रूप से डालते हैं, ताकि हमारी मिट्टी की लाइफ बनी रहे और निकट भविष्य में भी हम खेती करने योग्य अपनी मिट्टी को बनाए रखें। तो इसके लिए गोबर की खाद लगभग 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से बिखराव कर दें। उसी समय आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 25 किलो यूरिया, ये बेसल डोज की बात है, 25 किलो यूरिया लेना है और लगभग 40 से 45 किलोग्राम डीएपी और वही लगभग 40 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम सल्फर, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 10 किलोग्राम आप कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं, रिजेंट ले सकते हैं। ये कीटनाशक के रूप से होता है और यहाँ जो भी आंकड़े हैं प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। इसके अलावा आप जाइम ले सकते हैं 8 किलोग्राम प्रति एकड़, या फिर एक आता है माइक्रो किंग करके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक आदि सभी की मात्रा रहता है, बोरान की मात्रा, उसको भी डालें। यह पौधों में कंद की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है, जड़ों के विकास के लिए बहुत ही मदद करता है। तो इनको भी आप ले सकते हैं 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बेसल डोज में डाल करके और जो रोटावेटर है उससे एक बार आपको मिट्टी को समतल करके भुरभुरी कर देना है। इस प्रकार से आप खेत की तैयारी करें और खाद, फर्स्ट खाद या बेसल डोज में खाद डालें। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्या है कि यह भूल जाता है। तो ये चीज़ें आप खेत की तैयारी करते समय बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं किस्मों की चुनाव की। किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग हर एक किसान घर के बीज का ही उपयोग करना प्रीफर करता है। जैसे हमने पिछले साल लिया या उसके पिछले साल लिया, जो हमने उत्पादन लिया है उसमें से अच्छी बीज की क्वालिटी जो देख करके हम उसको अगले वर्ष रोपाई के लिए या बुआई के लिए रख लेते हैं, तो उस बीज का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम नया बीज लगाएंगे तो कौन सी बीज लें, तो आइए बता देते हैं। तो इसमें आप ले सकते हैं गोदावरी, जो कि माहू के लिए एक अच्छी रेजिस्टेंस वैरायटी है और इसका जो छिलका होता है, बाहर का कवर होता है, लगभग हल्का गुलाबी कलर लिए होता है। उसके बाद आप G313 ले सकते हैं, G323 ले सकते हैं। ये भी उत्पादन में बहुत ही अच्छी हैं और इनका भी बाहरी कोट जो होता है, कवर होता है, वह गुलाबी कलर का होता है। इनके अलावा भी है यमुना सफ़ेद G1 हो गया, यमुना सफ़ेद 5 हो गया,
ये ऊटी एक हो गया, और कई सारे वेराइटियां हैं जो आप ले सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। लेकिन हर एक वेराइटियों का अलग उत्पादन होता है और अलग अलग क्षेत्रों के लिए यह बनी होती हैं। किसान भाइयों, जो यमुना सफ़ेद है या यमुना 5 मैंने बात किया, ये सफ़ेद कलर में होती हैं और अच्छा इनकी कलियां आती हैं। अब बात करेंगे किसान भाइयों बीज की मात्रा की, तो लगभग 150 से 170 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ध्यान रहे प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लगती है। 10-20 किलो ऊपर नीचे भी हो सकता है आपकी बुआई के अनुसार, या आप जिस प्रकार से लगा रहे हैं। तो बीज की मात्रा की बात हो गई। अब बात करें अगर हम कि बीज के उपचार की, तो बीज का उपचार बहुत ही ज़रूरी होता है। बीज का उपचार ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि लहसुन में सबसे अधिक रोग लगते हैं फफूंदजनक, और फफूंदजनक हम कीटनाशक से अगर बीज का उपचार करें तो जो रोग आती हैं उनसे हम बचा सकते हैं और स्वस्थ पौधा निकलेगा। तो बीज उपचार किससे करें? तो मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम से 0.1% आप घोल बना करके बीज उपचार करके छाँव में सुखा लें। उसके 1 से 2 घंटे बाद आप बुआई करें। बुआई करने की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे बेड प्रिपरेशन की या बेड बनाने की। तो बेड कैसे बनाना है? खेत की तैयारी में हम बात किए थे कि जो हमने बेसल डोज में खाद डाला है उसको डाल करके हमने वो है रोटावेटर है उससे चला करके हमने भूमि को तो समतल कर लिया। अब बेड बनाना है। बेड बनाने के लिए एक बात ध्यान देने योग्य है कि बेड बड़ा और लंबा चौड़ा ना बनाएं, क्योंकि इससे जब भी आप पानी देंगे तो पानी का ठहराव ज़्यादा समय तक होगा, और लहसुन के पौधे में पानी का ठहराव अगर हो रहा है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिट्टी टाइट होगी और कंद ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो बेड छोटा बनाएं। अगर चौड़ाई की बात करें तो 1.5 से 2 मीटर की आप चौड़ाई ले सकते हैं, और लंबाई की बात करें तो 5 से 6 मीटर की आप लंबाई ले सकते हैं। इतना आप लंबा चौड़ा बेड आप बना सकते हैं। और इन बेड में अगर बुआई की बात करें तो आप पौधे से पौधे की दूरी, मतलब कली से कली की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और जो लाइन से लाइन की दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी आप लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। किसान भाइयों, अब बात करेंगे अगर गहराई की, तो गहराई की आप लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसकी आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बेड पर बुआई इसका वैसे ज़्यादा वो नहीं है, प्रचलित नहीं है, लेकिन इसको समतल करके क्यारियों में बुआई किया जाता है, और इस प्रकार से आप बुआई भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो बुआई के जस्ट बाद आप रासायनिक दवा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर लगभग 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करेंगे। तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग बहुत ही प्रचलित है, और यह क्या है कि कॉस्ट में भी कम आता है, और जो लेबर चार्ज लगता है इसमें भी आपको बहुत ही हल्का पड़ता है। रासायनिक बहुत ही प्रचलित है, इसके लिए आप पेंडामिथिलिन ले सकते हैं लगभग 45 से 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से। बुआई के 3 दिन के अंदर ही आपको डालना रहता है। बुआई के 3 दिन के अंदर ही क्यों? क्योंकि अगर लगभग 4 से 5 दिन में खरपतवार उग जाते हैं, और उसी के लगभग 4 से 5 दिन मतलब 8 से 9 दिन में आपका लहसुन भी निकल आता है। तो लगभग 3 दिन के अंदर आपको यह पेंडामिथिलिन डालना रहेगा, या फिर बुआई के पहले भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करें अगर सिंचाई की, तो सिंचाई आपको लहसुन की बुआई के तुरंत बाद देना रहता है, हल्की सिंचाई, और नमी की कमी बिल्कुल न होने दें, क्योंकि फर्स्ट में ही जड़ का विकास बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद सिंचाई लगभग आवश्यकतानुसार 7 से 10 दिन के अंतराल में दिया जाता है। अब बात कर लें खाद की। खाद की बात हमने पहले भी किया था, तो वो बात किया था हमने बेसल डोज की, जो जुताई के समय या बुआई से पहले हमने डाला था। जो इस समय खाद की बात कर रहे हैं यह है सिंचाई के बाद, मतलब बुआई के बाद या सिंचाई के बाद लगभग 25 से 30 दिन के बाद का शेड्यूल। उसके बाद हम कौन कौन सा खाद डालें, तो लगभग हमने बेसल डोज में 25 किलो यूरिया बताया था, और 25-25 किलो यूरिया लगभग दो और डोज हमको डालना है। वह डालना है लगभग 25 से 30 दिन बाद, जब पहली निराई गुड़ाई करें उस समय 25 किलो यूरिया, 5 किलो जिंक सल्फेट आपको डालना है, और आपको निराई गुड़ाई करना है। इसके बाद आपको जो 25 किलोग्राम यूरिया फिर से शेष रह गया है, वो आपको लगभग 45 से 50 दिन के बाद डालना है, और उस समय 5 किलोग्राम सल्फर डालना है। 5 किलोग्राम सल्फर को भी डालकर आप प्रति एकड़ और उस समय सिंचाई दे सकते हैं। इसके बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे किसका करें, तो स्प्रे आपको 19-19-19 का करना है, और लगभग 60 से 65 दिन पर इसका स्प्रे करना है, और लगभग
150 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। 19-19-19 का एक स्प्रे इसका करना है। इसके बाद आपको 70 से 75 दिन बाद आपको पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करना है, जो 13-0-45 के फॉर्म पर आता है। और उसके साथ ही जो कार्बेंडाजिम है 30 ग्राम लेना है, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये भी 3 ग्राम लेना है। जो कार्बेंडाजिम है 30 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 3 ग्राम, ध्यान रहे। और 150 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट, इसको आप प्रति टंकी के हिसाब से डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम फफूंदनाशी का काम करेगा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कीटनाशी का काम करेगा, और इसको आप डाल दें और पोटेशियम नाइट्रेट आपका जो कंद है उसको बढ़ाने में सहायक होगा। तो एक स्प्रे आपको इसका करना रहेगा। इसके बाद आप लगभग 10 से 12 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर से इसका स्प्रे कर सकते हैं इसी फार्म पर। तो आपका कीटनाशक का, फफूंदनाशक का भी स्प्रे हो जाएगा, और जो आप खाद देना चाहें इसका भी स्प्रे हो जाएगा। इस प्रकार से खाद का शेड्यूल रखें बेहतर उत्पादन देने के लिए। किसान भाइयों, अब बात करेंगे अगर रोगों की और कीटों की, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कई सारे रोग लगते हैं, कई सारे कीट लगते हैं, इनकी जानकारी और क्या इनका प्रकोप है, क्या इनका इलाज है, ये हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी जानकारी छूट गई है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर एक अलग से वीडियो पर चर्चा ज़रूर करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।